गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है पीजेंट्स, ज़मींदार्स एंड द स्टेट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है क्लास 12 के। 16 और 17 सेंचुरी की अगर हम बात करें, जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, ठीक है, तो उस समय हमारी कंट्री की 85% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहा करती थी, ठीक है। और पीजेंट्स और जो लैंडेड एलिट्स हुआ करते थे, ये सब एक ही काम करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इनका काम एक था, ठीक है, मतलब मेन जो था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और इसकी वजह से ना जो रिलेशनशिप था, कॉपरेशन था, कंपटीशन था, उनके बीच ये चीज़ें कॉमन थी। और ये जो एग्रेरियन रिलेशनशिप है, यही आपकी पूरी की पूरी मिलके रूरल सोसाइटी बनाती थी। एग्रेरियन मतलब जो खेती करते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे अगर देखें तो कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आती हैं, गांव में एंटर करती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से होता है एक मुगल स्टेट, और जिसकी ज़्यादातर इनकम जो थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से थी। इसमें कौन कौन थे जो स्टेट्स आते थे? रेवेन्यू एसेसर्स, कलेक्टर्स, मतलब जो रेवेन्यू एसेस करेंगे कि कितना रेवेन्यू मिलना है, कलेक्टर्स जो कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड कीपर्स जो उनका रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो पूरी के पूरे रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करते थे, ताकि ये इंश्योर कर सके कि कल्टीवेशन हो रहा है, स्टेट को अपनी रेगुलर इनकम मिल रही है, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो सेल के लिए ग्रो किए जाते थे, ट्रेड के लिए, मनी के लिए, तो मार्केट्स धीरे धीरे विलेजेस में एंटर करना शुरू कर जाती हैं, और इस तरीके से आपका एग्रीकल्चर एरियाज टाउन के साथ जुड़ जाता है। तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रो है। अब जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो बेसिक यूनिट था आपका एग्रीकल्चर का वो क्या था? विलेज। क्या था? विलेज। ये बेसिक यूनिट है आपका, ठीक है। इसमें मेनली कौन रहेगा? पीजेंट्स, जिनका काम होगा सीजनल टास्क लेना, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए पूरे साल तैयारी करना, सॉइल की टिलिंग करना, सीड्स बोना, क्रॉप को हार्वेस्ट करना जब वो राइप हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया लेबर के लिए, ताकि वो एग्रो बेस्ड गुड्स जैसे कि शुगर और ऑयल का प्रोडक्शन भी कर सकें। लेकिन आप इंडिया का जो रूरल इंडिया है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सेटल्ड पीजेंट्स प्रोडक्शन से नहीं देख सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पीजेंट्स है वो सेटल्स है, और भी अलग अलग तरह के एरियाज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको ड्राई लैंड, हिली एरिया, जहाँ पे सेम उसी तरह से कल्टीवेशन नहीं होती थी जिस तरीके से फर्टाइल जो है आपका लैंड था वहाँ पे खेती होती थी। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है ना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन बनाते थे फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते थे। और यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्लेन्स में था। तो यहाँ पे जब हम एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम अलग अलग टोपोग्राफी को भी हम ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुकिंग फॉर सोर्सेज। हमें कैसे पता चला कि क्या हुआ गांव में, ठीक है। तो जो गांव सोसाइटी जो है, रूरल सोसाइटी कैसे काम करती है, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रूरल सोसाइटी की, वो उन लोगों से नहीं पता चलती कि जो ज़मीन पे काम करते थे, मतलब जो खेतों में काम करते थे, हमें उनसे नहीं पता चला है कि गाँव में क्या हो रहा था, ठीक है। पीजेंट्स ने खुद अपने बारे में नहीं लिखा, बल्कि जो मेजर सोर्स था एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में 16 और अर्ली 17 सेंचुरी में, वो थे डॉक्यूमेंट्स। कहाँ से मिले हुए? मुगल कोर्ट से मिले हुए। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग हुआ था जब हम गुलाम हुआ करते थे, मतलब इस टाइम पे गुलाम नहीं थे हम, इस समय मुगल्स जो हैं वो जस्ट एंट्री कर रहे थे हमारी कंट्री में। मतलब मुगल्स स्टार्ट हुए थे 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, और मुगल्स की पहली एंट्री हुई थी। तो 15 जो है उसको हम, जब कोई भी चीज़ 15 चल रही होती है, इसका मतलब हम बोलते हैं 16 सेंचुरी, ठीक है। तो इसलिए 15 और 16 सेंचुरी बोला गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स मतलब जो बुक रही है वो रही है आपकी आईने अकबरी, ठीक है, जिसको ऑथर मतलब इसको लिखा है अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था अबुल फजल, जिसकी वजह से उसने काफ़ी ना शॉर्ट में चीज़ों को रिकॉर्ड किया, अरेंज किया, जिससे कि स्टेट इंश्योर कर सके कि कल्टीवेशन किस तरीके से हो रहा है, कलेक्शन हो सके रेवेन्यू का, कौन सी एजेंसीज का काम कर रही हैं, और जो रिलेशनशिप था स्टेट और रूरल मैग्नेट्स के बीच में, जो जिनको हम ज़मींदार्स कहेंगे, इनके बीच रिलेशनशिप रेगुलेट करके रखना, मतलब मेंटेन करके रखना। जो जनरल पर्पस था आईने का वो था कि अकबर की एम्पायर का एक विजन मिल सके, ठीक है। उस समय जो रूलिंग क्लास थी, जो रूलिंग क्लास थी, वो एक विजन दे सके कि किस तरह से अकबर का एम्पायर काम कर रहा है। कोई भी रिवॉल्ट, कोई भी एजर्शन, मतलब कोई पावर अगर दिखाना चाह रही है कि हाँ हम वी आर सुपीरियर देन मुगल्स, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब भी जो ऑथर था अबुल फजल,
उसने इन चीज़ों को नहीं डाला ताकि सामने लोगों को ये ना दिखे कि किस तरीके का वो रहा है, किस तरीके का उनका सोसाइटी हुआ करती थी। उन्होंने थोड़ी अच्छी चीज़ों को शो किया है ताकि ये शो कर सके कि मुगल्स का जो एरा था वो काफ़ी फ्लरिश कर रहा था। तो जो भी आपको आईने के बारे में, आईने से पता चलता है, वो सिंपल टॉप से देखा गया है, मतलब बॉटम में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कोई आइडिया अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, आईने अकबरी की जो किताब है उससे हमें नहीं पता चलता ज़्यादा कुछ। फॉर्चुनेटली जो अकाउंट है आईने का, उसमें ना हमें कुछ सोर्सेज को हम जोड़ सकते हैं जो हमें मुगल कैपिटल के दूर रीजन से मिला। इसमें आपको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से, जो उस समय 16-17 सेंचुरी में मुगल्स के अंडर उस समय नहीं थे। उसके अलावा हमें और भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो हमें काफ़ी डिस्क्रिप्शंस देती है कि ईस्टर्न इंडिया में एग्रेरियन रिलेशन कैसा हुआ करता था। और ये सभी सोर्सेज जो है ना हमें बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुगल्स के टाइम पे चीज़ें एकदम क्लियर करती है। वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट्स देखने मिलेगा पीजेंट ज़मींदार और स्टेट के बीच में, ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। और इससे हमें पता चलता है कि जो परसेप्शंस था लोगों पीजेंट्स का स्टेट को लेके, क्या एक्सपेक्टेशंस थे, उसके बारे में पता चलता है। मतलब दे वर नॉट हैप्पी एट द टाइम ऑफ मुगल्स, मुगल के टाइम पे बहुत खुश नहीं थे। बट वही है कि आईने अकबरी किताब में इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड्स हमें इस बारे में पूरा आइडिया देते हैं कि देयर वर कन्फ्लिक्ट, थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट से लोग अनहैप्पी थे उस टाइम पे भी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स, ज़मीन और उनके किसान और उनकी ज़मीन। ये जो टर्म है ना इंडो पर्शियन, ये हमें मुगल्स पीरियड्स में हमें काफ़ी यूज़ होता दिखाई देगा। ठीक है, और ये एक ऐसे पीजेंट को डिनोट करता है जिसको हम कहेंगे रैयत। ठीक है, ये मुजारियन। इसके अलावा ये सेम जो टर्म है वो किसान या असामी जो है, किसान को ही कहा जाता है, और जिसको मुगल्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया था वर्ड इंडो पर्शियन। ठीक है, जो सोर्सेज है 17वीं सेंचुरी के, वो दो तरह के पीजेंट्स हमें दिखाते हैं। कौन कौन से? खुद खाश्ता एंड पही खाश्ता, ये दो आपके क्या है पीजेंट्स का ग्रुप्स है। ठीक है, जो खुद खाश्ता है ये रेजिडेंट्स थे विलेज के जिसमें कि उनकी ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, और जो दूसरे वाले हैं आपके कौन से? पही खाश्ता। पही खाश्ता ये आपके ऐसे हैं जो कि उस गांव में रहते नहीं थे, मतलब नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर थे, तो दूसरे किसी और गांव में रहते थे, बट यहाँ पे वो आए हुए थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे खेती करने के लिए। ठीक है, जो पही खाश्ता थी ये क्या थी? आपकी चॉइस थी। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू की बात करें तो किसी दूर के गांव में अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, ठीक है, मतलब एक फेमाइन आ गया तो दूसरे गांव जाके आराम से खेती कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू वगैरह फिर भर सकते हैं। यूजुअली जो एवरेज पीजेंट होता था नॉर्थ इंडिया का, उसके पास बुलक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 2 बुलक्स और 2 प्लो, और ज़्यादातर तो ऐसे थे जिनके पास ये भी नहीं था, तो ये आपको मिल जाएंगे बुलक्स और 2 प्लो। सबसे जो मतलब गुजरात में अगर आप पीजेंट्स देखें तो गुजरात के जो पीजेंट्स थे ना उनके पास 6 एकड़ ऑफ लैंड हुआ करती थी और वो अच्छे खासे माने जाते थे। बंगाल में अगर आप देखें तो 5 एकड़ अपर लिमिट थी, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं था। और 10 एकड़ जो अगर किसी के पास हो गई तो भाई वो तो रिच असमी हो गया। असमी अगेन क्या होता है? रिच मतलब असमी मतलब किसान। ठीक है, पीजेंट्स लैंड खरीदा गया, बेचा गया उसी तरीके से जैसे लैंड्स और दूसरी प्रॉपर्टीज दोनों बेचे जाते हैं, वैसे ही किसान की ज़मीन भी बेची गई और ख़रीदी गई थी। 19वीं सेंचुरी का डिस्क्रिप्शन हमें बताता है कि जो पीजेंट्स की होल्डिंग थी दिल्ली आगरा रीजन में वो कैसे थी। देखो, The cultivating peasants who plow up fields mark the limits of each field for identification and demarcation with borders of earth, brick and thorn. So thousands of such fields may be counted in a village. मतलब जो peasants थे जो अपनी फील्ड को प्लो करते थे वो अपनी फील्ड को मार्क्स करते रहते थे कि इतनी इतनी फील्ड है आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसमें ना बॉर्डर्स बना देते थे। आपने गाँव में देखा होगा, जो बच्चे गाँव के हैं उन्होंने देखा होगा कि खेतों में थोड़ी सी ऊँची ऊँची लाइन से बनी होती है, जिससे पता चलता है कि ये उसके बाद वाला उनका है और इसके बाद वाला हमारा है। तो उन लोगों ने ना ब्रेक या फिर कांटे से या फिर अर्थ, थोड़ी सी मिट्टी, अर्थ यहाँ पे मतलब है मिट्टी, हल्का सा मिट्टी को ऊंचा कर दिया तो बन गया आपका क्या? डिमार्केशन, कि ये खेत उसका, ये खेत हमारा। इस तरीके से वहाँ पे क्या होता था? डिमार्केशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो खेती की बात हो रही, तो ऑब्वियसली इरीगेशन और टेक्नोलॉजी की बात होगी कि पानी कैसे, सिंचाई कैसे होती थी। ठीक है, लैंड बहुत है, लेबर बहुत है, पीजेंट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस एग्रीकल्चर का वो है लोगों को फीड करना। और जो हमारे यहाँ पे स्टेपल मतलब होता है प्रमुख, जो हमारे यहाँ पे स्टेपल डाइट है वो क्या है? राइस,
वीट्स एंड मिलेट्स, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कल्टिवेट भी होते थे। ऐसी जगह जहाँ पे आपको 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश मिल जाएगी, वहाँ पे यूजुअली चावल प्रोड्यूस होता था। रीज़न, चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, चावल को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है ना। थोड़ा आपने देखा गाँव में जब चावल उग रहा होता है तो पैरों के ऊँचे घुटने तक पानी भरा होता है, कुछ टाइम के लिए उतना पानी चाहिए होता है। और ये हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करके हम इतना करें ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे, इसलिए उस टाइम पे हमने बारिश के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहते हैं। तो जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ पे क्या होगा, चावल आसानी से हो जाएगा। उसके बाद वीट और उसके बाद मिलेट भी ग्रो होता था, ठीक है। और वैसे भी वीट और मिलेट्स को ज़्यादा नहीं चाहिए होता है पानी जितना चावल को चाहिए होता है। मानसून बैकबोन कहलाएगा उस समय एग्रीकल्चर के लिए। और सिर्फ उस समय क्यों, आज भी हमारी कंट्री में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं कि हम इरिगेशन पे डिपेंड कर सकें। हम किस पे डिपेंड है अभी भी, मानसून पे। तो जब अभी इतना डिपेंड है, जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हाई है, सोचिए उस टाइम पे तो लोग पूरा का पूरा डिपेंड थे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप्स थी जिनका एडिशनल और पानी चाहिए होता था, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इरिगेशन जो है वो बनाया गया। वो क्या क्या था देखिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ना, इसको ना गवर्नमेंट भी, जो आपकी स्टेट राजा थी, गवर्नमेंट क्या बोले, मतलब राजा जो था वो भी सपोर्ट करता था। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो स्टेट जो है ना, उसने नए कैनल्स खुदवाए, उसको हम नहर कहते हैं, आपने गाँव में देखा ही होगा। उसके अलावा जो पुराने थे उनको रिपेयर करवाए, जैसे शाह नहर पंजाब में है, ठीक है। ये शाहजहाँ के टाइम पे था। देखो नाम से आप पकड़ सकते हो, शाह और शाहजहाँ, इससे आप पता लगा सकते हो कि शाह नहर को शाहजहाँ ने बनवाया था। एग्रीकल्चर जो है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेबर इंटेंसिव, मतलब बहुत मेहनत, शारीरिक बहुत मेहनत लगती है। और पीजेंट्स जो है ना, वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे और उसके लिए वो कैटल्स जो होती हैं, कैटल मतलब गाय भैंस, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। एक एग्जाम्पल है वुडन प्लो, मतलब हल, हिंदी में बोले तो काफ़ी हल्की होती थी, ठीक है। इसके ऊपर आयरन टिप लगा होगा और बहुत ज़्यादा अंदर गड्ढा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको दोनों बैलों के कंधे पर रख के आराम से वो उसमें गड्ढा करते चल रहे थे, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रिजर्व होता रहता था जब आपका बहुत ज़्यादा हॉट मंथ्स होंगे। इसके अलावा एक जाइंट ऑक्सिन रहेगा, ठीक है। ऑक्सिन मतलब ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सिन, तो दो, तो जाइंट ऑक्सिन रहेंगे। वो क्या करेंगे, उसको खींचेंगे और फिर ये प्लांट्स सीड्स को धीरे धीरे उसमें डालते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक करके डालें, हाथ में लिया एक मुट्ठी और उसको फेंक दिया, ब्रॉडकास्टिंग जिसको हम कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ होता था कि हाथ में बीज लिया और उठा के फेंक दिया। और साथ ही में तुम्हारा फिर मिट्टी के साथ जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है उसको हम वीड्स कहते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी बचपन में साइंस में चीज़ें पढ़ी होंगी कि ये वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं फूड, वाटर, सनलाइट के लिए। तो ये वैसे तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट इन सब की कमी पड़ जाती है। तो उस केस में क्या करते हैं कि ये हम इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो साथ में ये काम होता था, ठीक है। इसमें एक खुरपी जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाए कि नैरो आयरन ब्लेड, यहाँ पे लगभग सबको समझ में आता है खुरपी क्या होती है। इन छोटा सा रहेगा, हाथ से उससे घास निकालते जाएंगे, ठीक है। इसमें छोटी सी वुडन हैंडल लगी होती थी। हमारा अगला टॉपिक है अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर जो है ना, दो सीजन साइकिल्स में घूमता है, एक है खरीफ, दूसरा है रबी। खरीफ आपका ऑटम सीजन में उगता है और रबी आपका स्प्रिंग में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो रीजन्स हैं एक्सेप्ट टेरेन्स जहाँ पे एरिड है, मतलब डेजर्ट है, जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पे ना मिनिमम आपके 2 क्रॉप्स साल में उग जाएंगे, जिसको हम 2 फसला कहते हैं। और वैसे ही कुछ जगह जहाँ पे रेनफॉल या इरिगेशन अच्छा खासा सप्लाई मिल जाती है, वहाँ पे आपको 3 तरह के क्रॉप्स मिल जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत वैरायटी के क्रॉप्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि जो आईने अकबरी उसमें से एन जो है ना, वो मुगल प्रोविंसेस के बारे में बताता है आगरा का, जहाँ पे 39 कितने वेराइटीज़ 39 वेराइटीज़ के आपको क्रॉप मिलेंगे। और दिल्ली में 43 तरह के आपको मिलते थे 2 सीजन्स में, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है। भाई अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल जो है वहाँ पे आपको अकेले चावल की अकेले 50 वेराइटी मिल जाएगी, क्योंकि बंगाल आपका पता है आपको कि समुद्र के बगल में है, तो वहाँ से जो हवाएं आती हैं मानसून विंड्स, वो अच्छी खासी बारिश लेके आती हैं। हाउएवर जो फोकस था कल्टीवेशन का, उसका मतलब ये नहीं था कि आप सिर्फ प्रमुख भोजन ही उगाएं, स्टेपल डाइट्स ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर जो मेडिवल इंडिया में था वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि जिन्स ए कमली मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स, उनके सोर्सेज में लिखा गया है। मुगल्स ये भी बताते हैं कि वो पीसेंट्स को एनकरेज करते थे कि ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिससे रेवेन्यू ज़्यादा मिले। कैसे क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, ठीक है,
ये इन पे ना अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता था। और कॉटन जो है ना, ये आपकी सेंट्रल इंडिया से लेके डेक्कन प्लेट्यू तक ग्रो होता था। वहीं बंगाल जो है ना, ये फेमस था अपने शुगर के लिए। और ऐसे कैश क्रॉप में आपका ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड हो गया, लेंटिल्स जिसको दाल कहते हैं, ये सब चीज़ें भी आती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोग सस्टेंस मतलब जीने के लिए जो अनाज चाहिए, उसके अलावा जो कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब जो बेचा जाता है उसके लिए भी लोग चीज़ें क्या उगाते थे। ठीक है। और जिस 17वीं सेंचुरी में अगर देखें तो कुछ नए क्रॉप्स भी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मेज़, मक्का। ठीक है, ये इंडिया आया था कैसे, अफ्रीका के थ्रू और स्पेन के थ्रू 17वीं सेंचुरी में। और ये मेजर क्रॉप्स में से आता है वेस्टर्न इंडिया की। वेजिटेबल जैसे टमाटो, पोटैटो और चिलीज़, ये सब आपकी कौन सी कंट्री से आई थी, यूरोपियन कंट्रीज से आई थी। ठीक है ना। और ये सब भी इंडिया में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा पाइनएप्पल और पपाया, ये भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको ये नई चीज़ पता चली ना कि ना टमाटर जो हम हर सब्जी में डालते हैं, आलू जिसके बिना सब्जी अधूरी है, मिर्ची इसके हम खाना में सोच भी नहीं सकते, सब्जियाँ सोच भी नहीं सकते, ये सब हमारे देश का है ही नहीं। पाइनएप्पल, पपाया, ये सब भी हमारे देश का नहीं है। मतलब अब तो खैर ग्रो होता है, मतलब उस टाइम पे नहीं था। विलेज कम्युनिटी अगला हमारा टॉपिक है। विलेज के बारे में क्या देखते हैं हम कि विलेज कम्युनिटी कैसे बिलोंग करती थी, कैसे रहती थी। ऊपर से ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। ठीक है, लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे और पीजेंट्री अपना इसी काम में लगी रहती थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर था अगेंस्ट रिलेशंस का मुगल सोसाइटी से, वो कैसा था, इसको देखने के लिए हम आगे चीज़ें पढ़ते हैं। क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है ना, पीजेंट्स ने अपनी ज़मीन इंडिविजुअल ओनरशिप पे कैसे ली। एट द सेम टाइम वो अपने सोशल एग्जिस्टेंस को लेके भी कंसर्न थे। ठीक है, तो उनकी कम्युनिटी में मेनली 3 तरह के लोग होते थे। पहले कल्टिवेटर्स, दूसरे पंचायत और तीसरा विलेज हेडमैन, जिसको मुकद्दम या मंडल भी कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन ये 1 नंबर पूछ सकता है कि कम्युनिटी के 3 इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से। तो ये आपके क्या हैं, 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है, कास्ट एंड द रूरल मिलियो। ये तो चीज़ आपको भी पता है कि आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है हमारी कंट्री में। लेकिन साथ ही कास्ट और दूसरे कास्ट जिसके डिस्टिंक्शन से हमें देखने मिलते हैं, ये अभी नहीं, काफ़ी पहले से भी थे। ठीक है, उसमें जो लोग जो लैंड को टिल करते थे वो काफ़ी अच्छे खासे थे। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम करते हैं वो भी थे। एग्रीकल्चर लेबर जिसे मजदूर कहते हैं, अभी तो हम तो उनको मजदूर कहते हैं, लेकिन पहले उनको मजदूर कहा जाता था, वो भी हैं। इतनी कल्टिवेबल लैंड होने के बावजूद भी कुछ कास्ट ग्रुप्स जो है ना, उनको ना बहुत छोटे काम मिलते थे। ठीक है, और जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में ही रह गई। उस टाइम पे कोई सेंसस नहीं था। सेंसस मतलब पता है क्या होता है, जनगणना, मतलब देश में कितने लोग हैं काउंट करना। हमारी कंट्री में हर 10 साल में जनगणना होती है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी। इस बार 2021 में मतलब होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, कोविड की वजह से चीज़ें डिले हो गई हैं, बट जल्दी आ जाएगा उसका भी। तो उस समय कोई सेंसस नहीं था, बहुत ही कम डेटा था। ठीक है, जो हमें बता पाता है कि ऐसे ग्रुप्स जो है ना, वो विलेज पॉपुलेशन में कितने थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा थे या कम थे, ज़्यादा थे लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम थी। ठीक है, उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत मतलब रोकी हुई थी। जैसे आज के टाइम पे दलित्स हैं, वैसे ही उस टाइम पे ये लोग थे। ठीक है, और ऐसा डिस्टिंक्शन जो है ना, वो फिर धीरे धीरे दूसरे कम्युनिटीज़ में भी आना शुरू हो चुका था। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो जिसको हम बोलते हैं हलाल खोरन, मतलब स्कैवेंजर्स, ये गाँव की बाउंड्री के बाहर रहते थे। ये हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह मल्लाजाद्स, मतलब सन्स ऑफ बोटमैन, जो बोट चलाते हैं उनके बेटे, ये भी। ठीक है, इनको तो बिहार में स्लेव्स से भी कंपेयर किया जाता है कि गुलाम हैं। उसके अलावा आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा कास्ट एंड पॉवर्टी का लेके, सोशल स्टेटस को लेके, मतलब जो लोग सोसाइटी में स्टेटस में कम है वो गरीब होते थे। ठीक है, और ऐसा रिलेशन जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल्स पे देखने मिले। अगर आप 17वीं सेंचुरी में देखें तो मारवाड़, राजपूत, ये सब मेंशन करते हैं पीजेंट्स को, और सेम स्पेस शेयर करते थे जाट्स के साथ। जाट्स उस समय ऐसी सोसाइटी थी जो कास्ट हायरार्की में नीचे आती है। ठीक है, गौरव्स हो गए जो वृंदावन के आसपास कल्टिवेट करते थे उत्तर प्रदेश में, वही राजपूत हो गए आपके 17वीं सेंचुरी में, ये लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो कास्ट जैसे अहिर हो गए, ठीक है, अहिर्स हो गए, गुज्जर हो गए, मलीज हो गए, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगे, सोसाइटी में ऊपर उठने लगे, क्योंकि इनको ना प्रॉफिट होने लगा किसमें, कास्ट रियरिंग में, कैटल रियरिंग में और हॉर्टिकल्चर में।
और ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखें तो पैस्टोरलिस्ट, मतलब गाय भैंसों को लेके इधर से उधर जाना, फिशिंग कास्ट जैसे कि साठ गॉब्स, कैवरेट, इन लोग को ना पीजेंट्स की स्टेटस मिल गई थी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा पंचायत एंड हेडमैन। जो विलेज पंचायत है ना, ये असेंबली हुआ करती थी एल्डर्स की, यूजुअली इंपॉर्टेंट लोगों की विलेज में जिनकी काफ़ी हेरिटेज राइट्स है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। और मिक्स्ड कास्ट विलेज में आप देखें तो पंचायत यूजुअली एक हेट्रोजीनियस बॉडी होती है। और ओलिगार्की मतलब गवर्नमेंट, कुछ लोग ही गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहते हैं। तो जो पंचायत ना वो अलग अलग कास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन विलेज जो है ना, यहाँ पे भी वही हाल था, मीनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर, मतलब यहाँ पे ऐसे एग्रीकल्चर वर्कर जो बहुत कम नीचा वाला काम करते, छोटा काम करते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेड नहीं थे। ठीक है, डिसीजन जो था ना वो ऐसा था कि पंचायत जो भी डिसीजन लेगी वो दूसरे पे बाइंड रहेगा। पंचायत का जो हेडमैन होता था उसको कहा जाता था मुकद्दम। क्या कहेंगे? मुकद्दम या मंडल। कुछ सोर्सेज ये बताती है कि जो हेडमैन था वो आपका विलेज एल्डर्स की सहमति से ही चुना जा रहा था, और उसकी चॉइस जो है ना फिर उसको ज़मींदार सर्टिफाई करती थी। हेडमैन जो है ना वो जब तक विलेज के जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनका जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक हेडमैन रहेगा अपनी पोजीशन पे। ठीक है, और जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस मतलब उनका विश्वास खो देगा वो, वैसे ही डिसमिस कर देंगे वो लोग, किसको? हेडमैन को। हेडमैन का मेन फंक्शन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट कि सुपरवाइज करना, क्या? गांव के जो काम चल रहे हैं, गांव में सब चीज़ कैसे चल रहा है, अकाउंट्स वगैरह। और साथ में उसको हेल्प करता था अकाउंटेंट, या फिर जिसको हम पटवारी कहते हैं, ये भी नाम सुना आप लोगों ने पटवारी का भी, ये उसको हेल्प करता था। पंचायत को इसके फंड्स जो है ना वो कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह से मिलते थे जो इंडिविजुअल्स बनाते थे कॉमन फाइनेंशियल पूल पे। और ये फंड्स जो है ना इसका इस्तेमाल रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह किया जाता था। कब? जब वो गांव से गांव ट्रैवल करते थे। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते थे कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, जैसे कि आपका नेचुरल कैलामिटीज़ आ गए, कभी फ्लड्स वगैरह आ गया, तो इस समय इन सब फंड्स का इस्तेमाल किया जाता था गाँव के लिए। ये फंड्स साथ ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद, जिसे हम जो खेतों के बगल में नहीं होता वो, या फिर कैनल्स जिसे हम बनाते हैं, कैनल्स बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, जिसको अकेला एक किसान नहीं कर सकता था। तो उस केस में इन सभी अकाउंट्स का इस्तेमाल होता था। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है पंचायत का वो ये था कि कास्ट बाउंड्री को इंश्योर करना। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो गांव में रह रही हैं तो कास्ट बाउंड्री अलग अलग रहेगी सबके बीच में। ईस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो मैरिजेज जो है ना वो मंडल्स की प्रेजेंस में ही होते थे। क्यों भाई, क्यों होते थे? सीधी चीज़ है कि गांव के विलेज हेडमैन का काम है कि देखना कि कम्युनिटी एक साथ मिक्स ना हो, अलग अलग ही रहे। ठीक है ना, कोई भी उनके कास्ट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस, मतलब कोई गुनाह जिसे हम कहते हैं, वो ना करते। पंचायत की एक और अथॉरिटी हुआ करती थी, जैसे कोई पनिशमेंट, कोई किसी ने गलती की है तो फाइन्स वगैरह लगाना। ठीक है, अगर नहीं तो पीसेंट जो है ना कभी कभी उसको अपने गांव भी छोड़ के जाना होता था अगर फाइन नहीं मान रहा है, या फिर अपना कास्ट उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसका जो राइट है, उसका जो प्रोफेशन है वो नहीं कर पाएगा। और ये सब तब होता था जब वो कास्ट नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको वो फॉलो नहीं करता था। इसके अलावा विलेज के जो पंचायत है उसमें क्या होता था, हर कास्ट की जाति है विलेज की, उससे खुद की जाति पंचायत भी होती है। जैसे मान लिया मैंने राजपूत की बात कही, उससे खुद की जाति पंचायत रहेगी। ठीक है, हमने ब्राह्मण्स की बात करी तो ब्राह्मण से खुद की रहेगी, वैश्यास की बात करी उससे खुद की रहेगी, और शूद्रास, जो चार है ना इनकी खुद की जाति पंचायत भी रहती थी, गांव के अलावा इनकी खुद की भी रहती थी। ठीक है, राजस्थान में आप देखेंगे जाति पंचायत जो है ना ये सिविल डिस्प्यूट्स, मतलब जो घरों के अलग अलग कास्ट के बीच में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करती थी। मेडिटेट करती थी ताकि ज़मीन वगैरह जो लड़ाई हो रही है वो हो सके। मैरिजेस वगैरह जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से हों, जो मतलब पर्टिकुलरली बुक्स में लिखी हुई हैं कास्ट की, क्या इस कास्ट में ऐसी शादी होनी चाहिए, इस तरीके से करें। डिटरमाइन करें कि किसके पास क्या काम करने का अधिकार है। ज़्यादातर केसेस में मान लो क्रिमिनल कोई है, क्रिमिनल जस्टिस के केस में नहीं, लेकिन उसके अलावा सभी केसेस में जो डिसीजन होती थी जाति पंचायत की वो सब मानते थे। आपने आज टाइम पे सुना खाप पंचायत का नाम सुना होगा, ये वही है। और जो वेस्टर्न इंडिया से हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें आपको राजस्थान और महाराष्ट्र में या आपको पिटिशंस मिलेगी जो पंचायत के पास दी जाएगी। यहाँ पे कंप्लेन करेंगे लोग कि टैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, या फिर लोग बोलते थे कि हमें मजदूरी नहीं मिली है सुपीरियर कास्ट द्वारा। तो ये सभी पिटिशंस यूजुअली विलेजर्स करते थे। ठीक है, लोएस्ट जो
स्ट्राटा से आते हैं हमारी सोसाइटी के, वहाँ से, और ये लोग पटिशन्स करते थे कि पंचायत हमारा पैसा दिलवाए, हमारे टैक्स जो नहीं दिए वो सब दिलवाए। और पटिशन्स जो है ना इनको अच्छे से लोग मतलब पंचायत उठाती भी थी, एक कास्ट ग्रुप द्वारा या कम्युनिटी द्वारा। प्रोटेस्ट, जब कोई प्रोटेस्ट करता था तो वो कंसिडर करते थे कि ये मोरली गलत है, ठीक है। इसमें आपको बहुत बार लोग टैक्स ज़्यादा डिमांड करते थे, स्पेशली ड्रॉट के टाइम पे या दूसरे डिज़ास्टर्स आ गए, ठीक है। तो इस टाइम पे भाई जब ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुका है तो किसान और टैक्स कहाँ से देंगे। तो जो पिटिशनर्स थे उनके लिए था कि कम से कम बेसिक मिनिमम तो हमारे लिए सैंक्शन कर दिया जाए, हमारे सर्वाइवल कुछ तो पैसा छोड़ा जाए, सारा हम टैक्स में भर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो विलेज पंचायत के पास जाते थे और इंश्योर करते थे कि उनकी जो मोरल ऑब्लिगेशन, जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरा करें वो, और उनको जस्टिस दें, मतलब आप अपने कास्ट को बीच में न लेके आएँ। जो डिसीजन था पंचायत का, उसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे उस केस में भी डिसीजन चलाती थी पंचायत, जैसे लोअर कास्ट के बीच में हो गया, पीजेंट्स और स्टेट ऑफिशियल्स के बीच में हो गया, लोकल जमींदार्स के हो गया, अलग अलग मैटर करता है कि इसके बीच में जरूरत थोड़ी कि दो ही लोग के बीच में हमेशा हो। तो जब आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड होगा तो पंचायत जो है ना वो सजेस्ट करती थी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। मान लो फेल हो गया तो पीजेंट्स और ड्रास्टिक फॉर्म लेके रोकने का, जैसे कि गांव छोड़ देगी, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो फिर जो अनकल्टिवेटेड लैंड है या फिर जो कंपटीशन है लेबर रिसोर्सेज के ऊपर, इन सब का इस्तेमाल करती थी। कैसे? ज़मीन के बारे में, ज़मीन लेके कि हाँ ये ज़मीन जो अनकल्टिवेटेड ये हमें देने के लिए, ठीक है। तो इन तरीक़ों से ये चीज़ें होती थी।